नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभ प्रभात आप सभी को। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं और सबसे पहले शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जिनकी बदौलत आज हम नंबर 1 हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करेंगे 30 सेकंड में। पूरी खबर आपको दिखाएंगे और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में ईडी ने एक बार फिर शिकंजा कसा है और शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी जो मंत्री हैं उनके करीबी के घर छापा पड़ा है। 20 करोड़ कैश बरामद किए गए। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी ने छापा मारा है। कई घंटों तक चली छापेमारी में ईडी ने 20 करोड़ के करीब कैश बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें नोटों का एक बड़ा पहाड़ देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने कार्रवाई बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में की है। ईडी को अर्पिता के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद उनके घर पर रेड मारी गई। कई घंटों की रेड में नोटों का अंबार सामने आया है। अभी भी जांच एजेंसी उनके घर पर ही मौजूद है। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी के बाद पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से हंगामा मचा था, ठीक वैसा ही मामला उत्तराखंड से भी सामने आया है, जहां पर शुक्रवार की छुट्टी का मामला उजागर हुआ है। पूरी रिपोर्ट क्या है 30 सेकंड में देखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ब्राइट एंजल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला सामने आया है। इस स्कूल में प्रबंधक एम.के. हुसैन और अजरा हुसैन हैं। लोगों के कड़े विरोध के बाद शुक्रवार को छुट्टी देने का फैसला वापस लिया गया। ब्राइट एंजल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र पिछले गुरुवार 21 जुलाई को जब घर आए तो उनकी डायरी में लिखा था कि अब हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे स्कूल बंद हो जाएगा। जब इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तब उन्होंने इस फरमान की शिकायत जिलाधिकारी से की। डीएम ने फौरन ही एसडीएम को मामले की जांच के आदेश दे दिए। और देखिए, ब्राइट एंजल स्कूल में जो शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। महामंडलेश्वर प्रभुरानंद गिरी ने तो स्कूल को जिहाद का अड्डा बता दिया है। 30 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। देहरादून के ब्राइट एंजल स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र को शुक्रवार को जल्दी छुट्टी दिए जाने का फरमान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने स्कूल के डायरेक्टर कादरी हुसैन को पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट तक करार दे दिया और प्रशासनिक अधिकारियों की भी जमकर लताड़ लगाई है। तो वहीं कुछ सनातनी संगठनों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत की गई, जबकि एबीवीपी द्वारा कादरी हुसैन का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो ऐसा पहली बार नहीं है। देहरादून के ब्राइट एंजल स्कूल से कई बार ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं से लगातार हिंदू संगठन इस स्कूल पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिएगा। देहरादून के ब्राइट एंजल स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी को लेकर पहले भी काफी विरोध हुआ था, तब इन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया था। बीजेपी विधायक ने कहा कि एक बार फिर पहले भी इन्हें वार्निंग दी गई थी। ये एक हिडन एजेंडा है। अगर स्कूल में जुमे की नमाज की चिंता है तो अंग्रेजी स्कूल बंद कर दे और मदरसा चलाना शुरू कर दे। स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए खोला गया है, नमाजियों की सुविधा के लिए नहीं। लेकिन यहाँ भी नमाज के लिए छुट्टी दी जा रही है। जो शिक्षा विभाग का कानून है उसके हिसाब से ही स्कूल चलना चाहिए। और इधर दिल्ली में दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने। आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा झटका दिया है। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच का आदेश दिया। सरकार पर नियमों की अनदेखी कर शराब दुकानों के टेंडर बांटने का आरोप है। सीबीआई जांच पर भड़के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश है, लेकिन हम जेल जाने से नहीं डरते। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई जल्द ही एक फर्जी केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। तो दिल्ली के अंदर नई आबकारी नीति के बाद अब लगातार सवाल बढ़ते जा रहे हैं, विवाद बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच थमती नजर आ रही है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है।
आरोप है कि नई आबकारी नीति के नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए। एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसी महीने की शुरुआत में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार पर GNCTD एक्ट 1991, व्यापार लेन देन नियम 1993, दिल्ली आबकारी नीति 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन का आरोप है। देखिए, बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में हर एक दिन नए नए एंगल सामने आ रहे हैं और इस पूरे टेरर मॉड्यूल की जांच अब एनआईए करेगी। पूरी खबर 30 सेकंड में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब एनआईए फुलवारी शरीफ मामले को संभालने की तैयारी में है। एनआईए की टीम पीएफआई की संदिग्ध भारत विरोधी गतिविधियों, पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों से जुड़े कनेक्शन के आरोपों की विस्तार से जांच करेगी। एनआईए की टीम जल्द ही फुलवारी शरीफ टेरर मामले को औपचारिक तौर पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर देगी। तो वहीं बिहार पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और साथ ही इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के जमुई में 25 लाख का इनामी नक्सली करुणा दी और 15 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली जोनल कमांडर पिंटू राणा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। इनकी तलाश झारखंड और बिहार की पुलिस को लंबे अरसे से थी। दरअसल किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए खैरा थाना क्षेत्र के गिद्धेश्वर जंगल में हार्डकोर नक्सली करुणा दी और पिंटू राणा जुटे थे। तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से पुलिस ने AK-47, SLR, मैगजीन और भारी मात्रा में गोली बरामद की है। और देशद्रोह के केस में जेल में बंद शर्जिल इमाम के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज कड़कड़डूमा कोर्ट शर्जिल के जमानत पर अहम फैसला सुनाने वाला है। 30 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। जेएनयू मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम की जमानत पर आज कड़कड़डूमा कोर्ट फैसला सुना सकती है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी शर्जिल इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शर्जिल इमाम पर दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का आरोप है और शर्जिल को इन दंगों का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। इन दंगों को अंजाम देने के लिए UAPA के तहत उसे आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ धारा 124A के तहत मामला दर्ज हुआ। इसके बाद देशद्रोह की धारा भी इस केस में जोड़ दी गई। तो वहीं ईडी अब लगातार एक्शन में है नीरव मोदी के खिलाफ। दरअसल हांगकांग में जो हीरा व्यापारी नीरव मोदी है, उसकी 253 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों के रत्न, जेवरात और बैंक में जमा रकम समेत कुल 253 करोड़ 62 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि ये सभी चल संपत्ति हांगकांग में है और मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत इन्हें जब्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कुछ संपत्ति की पहचान रत्न और जेवरात के रूप में की गई है, जो निजी वॉल्ट में रखे हुए थे। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे और आज गुजरात को सौगात देने वाले E-फाइल सुविधा की शुरुआत आज अमित शाह करने वाले। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह E-FIR सुविधा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी सरकार की माने तो नागरिक वाहन और मोबाइल चोरी की अब E-FIR यानी ऑनलाइन FIR दर्ज हो सकेगी और किसी को भी थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। शिकायत मिलने के 48 घंटे के अंदर संबंधित थाना शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा और चोरी की जगह का दौरा करेगा। अपने एक दिन के दौरे के दौरान अमित शाह अपने गृहनगर मनसा का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। आज राष्ट्रपति भवन में उनके कार्यकाल की समाप्ति के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 30 सेकंड में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही दोनों सदनों के सांसद भी इस विदाई समारोह में शामिल होंगे। इस विदाई समारोह में राष्ट्रपति कोविंद के लिए विदाई भाषण दिया जाएगा और साथ ही संसद सदस्य की ओर से राष्ट्रपति को एक प्रशस्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद को एक स्मृति चिन्ह और संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्ताक्षर पुस्तिका भी भेंट की जाएगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दबंग अब कार स्टंट भी कर रहे हैं। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा से दबंगों के कार स्टंट की तस्वीरें भी सामने आई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों का स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है। यह गर्ल्स हॉस्टल पीजी कॉलेज के सामने बदमाश स्टंट करते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में शराब के नशे में सिगरेट के धुएं उड़ाकर तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर लग्जरी गाड़ियों से स्टंट करते हुए दिखाई दिए। बदमाश भी सड़क पर बैठकर स्टंट करते रहे। इस दौरान महिलाओं से बदसलूकी भी की जा रही है। छात्राओं को भी डराया धमकाया जा रहा है। छात्राओं और महिलाओं ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। तो वहीं लगातार तमाम सुर्खियों और तमाम विवादों के बीच एक बार फिर से आरजेडी नेता ने आरएसएस के तमाम लोगों को जो है वो एजेंडा बताया है हिंदुओं के विरोधी। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने आरएसएस और हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एजेंट के रूप में जो भी लोग पकड़े गए हैं वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। इसके साथ ही जगदानंद सिंह ने कहा कि दूसरे मुल्क में अपने रिश्तेदारों से बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के सपोर्ट में बोलते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि वो जेल से बाहर ही ना निकल पाए ताकि जुबैर लोगों में अवेयरनेस ना ला सके। उधर उदयपुर हत्याकांड का 8वां आरोपी भी पुलिस के शिकंजे में आ गया और बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो रेकी करता था और रेकी कर आगे अपडेट खबरें पहुंचा रहा था। पूरी खबर 30 सेकंड में। कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड में एनआईए की टीम ने उदयपुर से 8वें आरोपी जावेद मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में 7 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिसमें रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, मोहसिन, फरहाद शामिल है। पर मामले की जांच लगातार जारी है और इसी के चलते एनआईए की टीम ने उदयपुर से 8वें आरोपी की भी गिरफ्तारी कर ली। पकड़ा गया 8वां आरोपी जावेद आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चलाता है और इस घटना में उसकी भी भूमिका के होने के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद पर मुख्य आरोपियों को जानकारी देने का आरोप है। तो अगली बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी है, जहां पर 2 मुख्य आरोपी जिनकी पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है और जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर अंकित सेरेन और सचिन चौधरी की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंजाब पुलिस दिल्ली की अदालत से दोनों का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया था। मानसा की अदालत ने दोनों आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था, जिसके बाद आज दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी मानसा में लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और अन्य गैंगस्टर को दिल्ली से ले जाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है। और देखिए, आज मध्य प्रदेश के भोपाल में युवा महापंचायत का आयोजन किया जा और इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री करने वाले। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। मध्य प्रदेश की पहली यूथ महापंचायत भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित होगी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। 2 दिवसीय यूथ महापंचायत में प्रदेश भर के चुनिंदा युवा भाग लेंगे। 2 दिवसीय यूथ महापंचायत में युवाओं से जुड़े विषयों पर 6 सत्रों में विचार विमर्श होगा। स्टार्टअप, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा गौरव, युवा और सामाजिक विकास, एमपी के युवा चैंपियन, युवा और लोकतांत्रिक विषय पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पतालों के हालात कैसे हैं ये आप सभी से नहीं छुपा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर ड्राइवर और सफाई कर्मी एक मरीज का इलाज करते हुए नजर आए। 30 सेकंड की रिपोर्ट दिखेगा जो बहुत अहम है। अलीगढ़ का जिला अस्पताल इन दिनों डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। आलम यह हो चुका है कि यहाँ स्वीपर और डॉक्टर्स के ड्राइवर गंभीर मरीजों व घायलों को ट्रीटमेंट देते दिखाई दे रहे हैं।
मारपीट की घटना में घायल जिला अस्पताल की इमरजेंसी पर पहुंचे तो स्वीपर द्वारा घायल के सिर में टाके लगाते हुए और एक बुजुर्ग के माथे पर बैंडेज करते हुए देखा गया। कहीं न कहीं इस तरह अनट्रेन्ड लोगों द्वारा ट्रीटमेंट कराना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, मध्य प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। ग्वालियर में एक पूरे परिवार ने एक साथ सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साथ पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। घर में 4 शव मिले हैं। पति, पत्नी और 2 बच्चे के साथ फांसी पर लटकते मिले शव। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने वालों में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। पति और बेटी का शव फंदे से झूलता मिला, जबकि पत्नी और बेटे का शव जमीन पर पड़ा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर नीबिया से है, जहां पर नीबिया की राजधानी त्रिभुवनी में 13 लोगों की मौत हो गई। कारण क्या कुछ रहा इस मौत के पीछे, 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिएगा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में मिलिशिया के बीच हुए ताजा संघर्षों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। लीबिया के चिकित्सा अधिकारी ने यह जानकारी दी। लीबिया की आपातकालीन सेवाओं के प्रवक्ता ओसामा अली ने कहा कि मारे गए लोगों में क्षेत्र के 3 नागरिक और 12 साल का एक बच्चा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस हिंसक संघर्ष में 30 लोग घायल भी हुए हैं। इससे पहले लीबिया की एक प्रतिद्वंदी सरकार ने मिलिशिया में लड़ाई बंद करने का आह्वान किया था। त्रिपोली में रात भर चली इस लड़ाई में कम से कम 1 नागरिक की मौत हुई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। और देखिए, पर्यटन के लिहाज से झारखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ करने वाले हैं। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नई दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। इस नीति के जरिए झारखंड में निवेशकों को लाने की तैयारी है। झारखंड में समृद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली में झारखंड के पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ करेंगे। इसकी मेजबानी पर्यटन, कला संस्कृति, खेल और युवा मामलों विभाग, झारखंड सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली की आबकारी नीति लगातार सवालों के घेरे में है और इसी कड़ी में आज बीजेपी एक बार प्रदर्शन करती नजर आएगी। 11 बजे का वक्त होगा जब दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिएगा। बीजेपी ने नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश का स्वागत किया है। बीजेपी आज पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जब से आबकारी नीति लागू हुई तो उस वक्त शराब के ठेकेदारों को 2.5% कमीशन दिया जाता था, जो दिल्ली सरकार ने बढ़ाकर 12.5% कर दिया। मतलब सीधे 10% का फायदा शराब माफिया को पहुंचाया गया। पहले शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकारी लैब होती थी। और देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के साथ एक समझौता हुआ है अनाज को लेकर। थोड़ी राहत मिल सकती है। पूरी खबर दिखाते हैं आपको 30 सेकंड में, देखिए। रूस और यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के साथ अनाज की खेप फिर से शुरू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वैश्विक खाद्य संकट को कम कर सकता है, जिसमें लाखों लोग भूख से जूझ रहे हैं। उनका उद्देश्य काला सागर वितरण मार्गों को फिर से खोलना था, जो अनाज निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। रूसी रक्षा मंत्री ने काला सागर वितरण मार्गों को फिर से खोलने पर संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के अधिकारियों के साथ अलग अलग लेकिन समान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अब यह फैसला किया गया है कि वो नामीबिया नरसंहार की जो है वो सुनवाई करेगा और इस पूरे मामले की तह खंगालेगा। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने म्यांमार द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के लिए दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र पर आरोप लगाने वाले एक मामले में शुरुआती आपत्तियों को खारिज कर दिया। इस कदम ने अब रोहिंग्या के खिलाफ अत्याचारों के सबूत को प्रसारित करने वाली अदालती सुनवाई के लिए मंच तैयार कर दिया है कि मानवाधिकार समूह और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की जांच 1948 के नरसंहार सम्मेलन के उल्लंघन के बराबर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि म्यांमार में रोहिंग्या आबादी का हिंसक दमन नरसंहार के बराबर है।